Good morning, students. Welcome back. Today we will start with our new chapter, that is chapter number 7, control and coordination. बेटा कंट्रोल यानी कि किसी चीज़ पे काबू होना, कोऑर्डिनेशन यानी कि मल्टीपल चीज़ें हैं आपके पास, उनके बीच में एक रिदम क्रिएट करना, एक दूसरे के अकॉर्डिंगली काम करवाना. ठीक है. हमने लास्ट लेसन लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा कि लिविंग बॉडी को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कॉन्टीन्यूटी या लाइफ कंटिन्यू करने के लिए अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस कैरी ऑन करने पड़ते हैं. We read that life processes involved in the maintenance functions in living organisms are necessary for the continuity of life. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है कि बेटा हमने लोकोमोशन और मूवमेंट नाम की भी एक प्रोसेस पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में. लोकोमोशन होता है अपनी प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, और मूवमेंट होता है अपनी ही प्लेस पे कुछ मूवमेंट करना, जैसे ग्रोथ. ठीक है. तो उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मूवमेंट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बट स्टिल देयर इज़ द बॉडी इज़ फंक्शनिंग. तो movement which are not associated with growth are a response to a change in the environment. वो movements, वो जो भी हलचल है बॉडी के अंदर जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, उनको हम क्या कंसीडर करते हैं कि वो अपने एनवायरनमेंट के प्रति ऑर्गेनिज्म क्या है, एक रिस्पॉन्स दिखा रहा है. एनवायरनमेंट क्या होता है बेटा? इट इज़ द सडन एरिया, जो हमारे सडन सराउंडिंग है उसको क्या बोलते हैं हम? एनवायरनमेंट बोलते हैं. और ये मूवमेंट्स क्यों नेसेसरी हैं? बिकॉज दीज प्ले एन एडवांटेजियस रोल इन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. यूज चेंजेस इन द एनवायरनमेंट फॉर ऑन एडवांटेज. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सराउंडिंग में सनलाइट ज़्यादा हो रही है तो आप क्या करेंगे? आपकी आइज़ क्या करती हैं? द प्यूपिल इट कंस्ट्रिक्ट्स टू लिमिट द एंट्री ऑफ द light rays into the eye so that it doesn't harm the eye or the retina. ओके. तो ये क्या है बेटा? जो भी आपके एनवायरनमेंट में, आपकी सडन सराउंडिंग्स में, इमीडिएट सराउंडिंग्स में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल करना किस लिए? अपनी खुद की एडवांटेज के लिए. तो वो किसके थ्रू हो पाता है? वो मूवमेंट्स के थ्रू पाता है. ठीक है. अब कंट्रोल मूवमेंट्स मस्ट बी कनेक्टेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ वेरियस इवेंट्स इन द एनवायरनमेंट फॉलोड बाय करेक्ट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स. अब ऐसा तो है नहीं कि एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है तो बॉडी उसके अकॉर्डिंग कुछ ही वो हरकत कर रही है. इट्स नॉट रिक्वायर्ड. हमेशा जो भी मूवमेंट होती है, बॉडी का कोई भी रिस्पॉन्स है एनवायरनमेंट के चेंज के प्रति, ये कंट्रोल्ड वे में किया जाता है. ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कि बॉडी जो चेंज अपने अंदर अडेप्ट करने की कोशिश कर रही है उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो. तो इसके लिए हमें सेंसरी ऑर्गन्स की ज़रूरत है, सेंसेस की ज़रूरत है. हायर ऑर्गेनिजम्स में, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, हायर ऑर्गेनिज्म से मेरा मतलब क्या है? जो डेवलप्ड हैं, जिनके अंदर ब्रेन कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द लोअर ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरियाज एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो हायर ऑर्गेनिजम्स में बेटा ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी डिसीजन को लेने के लिए. डिसीजन लेने के बाद क्या होता है? ब्रेन ऑर्डर निकालता है और बॉडी जो है उसी हिसाब से एक्शन लेती है. तो कंट्रोल मूवमेंट्स किसके थ्रू होंगी इंसान के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर या हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर? नर्वस सिस्टम के थ्रू. अब ये जो नर्वस सिस्टम है बेटा, इसकी सबसे छोटी यूनिट, फंडामेंटल एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या है? वो है न्यूरॉन. न्यूरॉन के बारे में हम आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे. तो अभी के लिए जो हमने पॉइंट डिस्कस किया है वो है कि कंट्रोल मूवमेंट्स जो हैं ये रिकॉग्निशन से कनेक्टेड होनी चाहिए, जो कि करेक्ट मूवमेंट जनरेट कर पाए रिस्पॉन्स के लिए. अब रिस्पॉन्स की जब बात आती है तो बेटा रिस्पॉन्स किस चीज़ के प्रति देते हैं हम? किसी भी चेंज के प्रति. वो जो चेंज है उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे? स्टिमुलाई. तो जब भी कोई एक्शन लिया जाता है, मूवमेंट होती है बॉडी के अंदर, तो वो क्या है? वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होती है. स्टिमुलाई क्या है? इट इज़ द चेंज इन द एनवायरनमेंट. फॉर एग्जाम्पल, आपके एनवायरनमेंट में टेम्परेचर रेज किया है. ठीक है.
टेम्परेचर रेज कर गया है, गर्मी ज़्यादा हो गई है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली सेंस करेगी उस चीज़ को, ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएगी और ब्रेन ऑर्डर निकालेगा कि स्वेटिंग शुरू की जाए, सो डैट जो पर्सपायरेशन होगी बॉडी में, तो इवेपोरेशन की वजह से स्वेट जब इवेपोरेट करेगा आपकी स्किन से तो आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, यानी कि थर्मो स्टेबिलिटी आपकी मेंटेन होगी, थर्मो रेगुलेशन क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। तो कहाँ से आया मैसेज? ब्रेन से। गया कहाँ से? सेंसरी ऑर्गन जो कि क्या है, स्किन, वहाँ से। अच्छा, फिर बात आती है कि चलो कंट्रोल का तो हमने समझ लिया कि करेक्ट मूवमेंट जनरेट करने के लिए कंट्रोल होना ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन का क्या यूसेज है यहाँ? तो बेटा हमें पता है कि हायर ऑर्गेनिजम्स में मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जो कि अगर हमें बॉडी को स्टेबलाइज रखना है, अगर बॉडी की फंक्शनिंग नॉर्मल रखनी है, तो उन सभी ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक रिदम होनी चाहिए, यानी कि वो एक दूसरे के अकॉर्डिंग काम करें, ये नेसेसरी है। सो there are many organ systems present in higher organisms and these shall work according to each other to maintain stability of body. This is why control and coordination is required for the maintenance of a living body. जिंदा बॉडी में भी, जिंदा इंसान या ऑर्गेनिज्म के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगा, देन द लाइफ मीन्स यूजलेस, लाइफ यूजलेस हो जाती है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या है? न्यूरॉन है। इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने देखा कि ऑर्गन्स, कौन से ऑर्गन्स होते हैं? ये जनरली होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स, जो कि ईयर, आई, नोज, टंग, स्किन, ये होते हैं। ये मैसेजेस सेंड करते हैं किसको? ब्रेन को, विया न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स मिलकर क्या बनाती हैं? नर्व्स बनाती हैं। तो कौन सी नर्व्स होंगी बेटा? ये दीज आर सेंसरी नर्व्स। ठीक है, अब ब्रेन इस मैसेज को प्रोसेस करेगा और क्या करेगा? एक ऑर्डर निकालेगा। किसके थ्रू वो ऑर्डर पास करेगा? वो ऑर्डर लेके चलेंगे मोटर न्यूरॉन्स या मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स। अब ये मोटर नर्व्स किसके पास लाएंगे? ये ऑर्गन के पास तो लाएंगे मैसेज को, लेकिन कौन से ऑर्गन्स, इन ऑर्गन्स के कौन से पोर्शन पे ये मैसेज एक्ट करेगा? मसल सिस्टम पे, मसल्स पे एक्ट करता है। ठीक है, वो मसल्स मोटर नर्व जो सिग्नल लेके आई हैं उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेती हैं और जो है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई जनरेट होता है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम को बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरी नर्वस सिस्टम। अब बेटा ये किस बेसिस पे डिवाइडेड है? दो पार्ट्स में, ओरिएंटेशन के बेसिस पे, यानी कि इनकी लोकेशन कहाँ है बॉडी में, उस बिहाफ पे ये सेंट्रल और पेरिफेरल कहलाए गए हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो ऑर्गन्स हैं नर्वस सिस्टम के जो कि बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे लोकेटेड है। फॉर एग्जांपल ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे लोकेटेड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है कि जो सेंटर के अलावा बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी जो नर्व्स हैं वो क्या कहलाएंगी? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट कहलाएंगी। अब ये नर्व्स बेटा जिस ऑर्गन में जाती हैं उसके बिहाफ पे इनको अलग अलग नेमिंग दी गई है। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये क्या है? ये लॉन्ग बंडल ऑफ नर्व टिश्यू है। क्या है? लॉन्ग बंडल ऑफ नर्व टिश्यूज है। द स्पाइनल कॉर्ड इज 18 इंचेस लॉन्ग एंड हाफ इंच थिक। 18 इंच लंबी है बेटा और हाफ इंच थिक है। और ये कहाँ से कहाँ चलती है? ये ब्रेन के जो लोअर पार्ट है, ब्रेन का जो लोअर पार्ट है वहाँ से बॉडी के थ्रू आउट द बॉडी जो एंड पार्ट है हमारा सैक्रम, हिप बोन में जो है वो वहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड रन करती है। अच्छा, इसमें
क्या होती है, नर्व्स की ब्रांचिंग हो जाती है। जैसे जैसे स्पाइनल कॉर्ड नीचे की तरफ बॉडी में मूव करती है या ओरिजिनेट करती है, वैसे वैसे क्या है, अलग अलग नर्व्स इसमें से ब्रांच करती हुई अलग अलग ऑर्गन्स के पास चली जाती है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब बेटा देखो, ये दोनों अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, यानी कि इनकी प्रोटेक्शन भी स्पेशल होगी। ब्रेन के चारों तरफ क्या होता है, वॉल्ट होता है, स्कल वॉल्ट, और क्या बोल सकते हैं इसको, क्रेनियम। अगर बोन पूछ ली जाए तो क्या है, क्रेनियम। ब्रेन के चारों तरफ जो बोन है वो कहलाती है क्रेनियम। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ कार्टिलेजेस के रिंग है, क्या है, कार्टिलेज के रिंग, जिनको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे। ठीक है, ये वर्टिब्रे क्या है, दीज आर कार्टिलेज रिंग्स। और ब्रेन के चारों तरफ क्या है, बोन है, कौन सी, क्रेनियम। ये याद रखना, ये बोन है, ये कार्टिलेज है। बोन हार्ड होती है बेटा, कार्टिलेज सॉफ्ट होता है। ठीक है, अब देखो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये इस कार्टिलेज के थ्रू, वर्टिब्रा के थ्रू कैसे मूव करती है। देखो कार्टिलेज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा, और इसमें यहाँ पीछे की तरफ होल है। ठीक है, ऐसे ही एक और कार्टिलेज इसके नीचे लगा दो, उसमें भी यहाँ इसके नीचे होल है। तो इसके थ्रू जो है नर्व्स मूव करती हैं, कहाँ से, ब्रेन से लेके सैक्रम तक। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब एक और चीज़ होती है बेटा, फ्लूइड होता है प्रेजेंट, दैट इज नोन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। ये फ्लूइड क्या करता है बेटा, ये बायोकेंसिव फोर्स अप्लाई करता है ब्रेन के ऊपर, यानी कि ब्रेन को फ्लोटिंग कंडीशन में रखता है। इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड के भी चारों तरफ CSF मौजूद होता है, जिसकी वजह से उसको जो है वो फ्रिक्शन ना करे किसके साथ, आसपास के सराउंडिंग एरियाज़ के साथ। ठीक है, जहाँ भी फ्रिक्शन होगी वहाँ पेन होगा। जब ब्रेन की जो आउटर लेयर्स हैं उनके बीच में CSF में कमी आ जाती है, तो बेटा ब्रेन में एक बीमारी बोलते हैं मेनिंजाइटिस, क्या बोलें, मेनिंजाइटिस। उस बीमारी जो है वो बीमारी फॉर्म करती है, जगह ले लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन की लेयर्स में फ्रिक्शन की वजह से इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है और हैवी हेडेक सफ़र करना पड़ता है पर्टिकुलर इंसान को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो PNS है, जो नर्व्स हमारी बॉडी में थ्रू आउट फैली हुई हैं, वो भी, उनकी भी दो कैटेगरी हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए, ये जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिम्पैथेटिक यानी कि सिंपैथी रखना, किसी के साथ दया भावना रखना। दया किसके साथ रखोगी, जिसके साथ सडनली कुछ बुरा हो जाए। तो जितने भी सडन एक्शंस हैं या इवेंट्स हैं, उनके लिए एक्शन रिएक्शन कौन देगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देगा। एक्शन रिएक्शन कौन देगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देगा। यहाँ एक इम्पोर्टेंट ग्लैंड की बात होती है जिसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। किस पे मौजूद है ये, एड्रीनल, यानी कि किससे एसोसिएटेड है, किडनी। ये बीन शेप किडनी होती है ना हमारी, इसमें ऊपर की तरफ बेटा, यहाँ किडनी के ऊपर क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड होता है। ठीक है, तो एड्रीनल ग्लैंड हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं एड्रीनलिन। कौन सा हार्मोन, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन जो हार्मोन है, इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोला जाता है। जैसे सपोज करो, जब आप एकदम से सडनली डरते हो, ठीक है, किसी चीज़ में कभी कुछ ऐसा इवेंट हो जिसमें आप सडन स्ट्रेस में आ जाओ, सडन एक्शन रिएक्शन, यानी कि सडन स्ट्रेस हो गया, फियर हो गया, फाइट हो गई, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका हार्ट बीट इंक्रीज कर जाएगा, मेटाबॉलिक रेट, यानी कि जितनी रिएक्शन हो रही है बॉडी में वो इंक्रीज कर जाएंगी, स्वेटिंग इंक्रीज हो जाएगी, पल्स रेट
इंक्रीज कर जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सो ये किसका काम है? ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है जो सडन इवेंट्स में हेल्प करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसका अपोजिट होता है और ये रेस्टिंग फेज में बॉडी के लिए काम करता है, रेस्टिंग फेज में बॉडी पे काम करता है, फॉर एग्जांपल डाइजेशन में। ठीक है, इतना डिटेल में आपके लेवल पे अभी है नहीं, लेकिन पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, कभी कल को कोई बच्चा इस चीज़ को इशू बनाए कि मैम एक्स्ट्रा पढ़ा रही हैं। दिस ऑल विल हेल्प यू आउट थ्रू ओलम्पियाड्स एंड अदर साइंस एग्जाम्स दैट माइट गेट कंडक्टेड ड्यूरिंग दिस ईयर। फिर बात करते हैं बेटा ब्रेन की। ब्रेन की हैं 3 मेजर पार्ट्स। सबसे आगे है फोर ब्रेन। फोर जो ये है प्रीफिक्स है, इसका मतलब क्या होता है? आगे वाला हिस्सा। तो ब्रेन का आगे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? फोर ब्रेन। बीच वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? मिड ब्रेन। और पीछे वाला क्या कहलाएगा? हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सेरिब्रम। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से सुनो। जो फोर ब्रेन है, जो बेटा हमारा ब्रेन है, सबसे पहली बात, इसमें सबसे ज़्यादा फैट कंटेंट है। फैट कंटेंट ब्रेन में सबसे ज़्यादा है जब हम ऑर्गन्स की बात करते हैं। ब्रेन के अंदर स्किन के फोल्ड्स हैं, या आप कह सकते हो कि कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर्स हैं। कॉन्वल्जन्स होती हैं बेटा, जो नैरो मतलब कर्व हों, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह का कन्वर्जेंस वाला मोड हो जिसमें, वो क्या होता है? कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है। तो बेटा ब्रेन में इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है, फोर ब्रेन के अंदर ये कन्वर्जेंस सबसे ज़्यादा है। ये जो कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है ये सबसे ज़्यादा है। जिस बंदे के अंदर जितना ज़्यादा कन्वर्जन होता है उसकी मेमोरी उतनी शार्प मानी जाती है। ठीक है, ये रिसर्च और फैक्ट्स हैं जो आपकी बुक में नहीं मेंशन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फोर ब्रेन में जिस बंदे में जितने ज़्यादा कन्वर्जन्स प्रेजेंट हैं वो बंदा उतना मेमोरी के अकॉर्डिंग, मेमोरी वाइज शार्प माना जाता है, कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो फोर ब्रेन में जो पहला पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम को बेटा 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। कुछ लोब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लच्छे जिनको कहेंगे, और 2 हेमिस्फेयर्स हैं। कितने हेमिस्फेयर हैं? 2। जब लोब्स की बात करते हैं तो बेटा लोब्स हैं 4, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब। ये आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जिन बच्चों का इंटरेस्ट है वो ब्रेन का जब स्ट्रक्चर देखें, ब्रेन के क्रेनियम का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो बेटा जो हमारा ब्रेन है ना वो 7 बोन्स के छोटे छोटे पीसेस से जुड़ के और तब बना है। ये जो सामने वाली बोन होती है वो कहलाती है फ्रंटल बोन। उसी के पीछे जो अंदर एरिया है फोर ब्रेन का वो कहलाएगा फ्रंटल लोब। ठीक है, इसी तरह 2 पैराइटल बोन्स हैं हमारे पास, 2 टेम्पोरल बोन्स हैं। उन्हीं के साथ वाला एरिया अंदर ब्रेन का ये पर्टिकुलर लोब कहलाता है। इसी तरह लास्ट में हमारे पास एक ऑसिपिटल बोन है, वो ऑसिपिटल बोन के साथ वाला एरिया ऑसिपिटल लोब कहलाता है। अच्छा, अब जो सेरिब्रम है यानी कि इंसान का ब्रेन है, उसको जब आप हाफ डिवाइड करोगे, कौन से एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे, तो क्या होगा बेटा? 2 हेमिस्फेयर्स जनरेट हो जाएंगे। हेमिस्फेयर्स जनरेट हो जाएंगे जिनको लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर बोला जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जो लेफ्ट हैंड साइड का है वो लेफ्ट हेमिस्फेयर, जो राइट हैंड साइड का वो राइट हेमिस्फेयर। जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो एसोसिएट किया जाता है लॉजिकल रीजनिंग से। फॉर एग्जांपल, जिन बंदों का लेफ्ट हेमिस्फेयर डोमिनेंटली वर्क करता है वो मैथ्स, साइंस, इस तरह के सब्जेक्ट्स अच्छे से कर पाते हैं, रीजनिंग। ठीक है, और जो राइट हेमिस्फेयर जिनमें डोमिनेंटली वर्क करता है, एक्टिव होता है, वो इंसान क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब जो ये फोर ब्रेन है इसको एसोसिएट किया जाता है कि ये आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। पर्सनालिटी में कैसे कैसे ट्रेट्स काउंट होते हैं? इंटेलिजेंस, मेमोरी, पर्सनैलिटी, इमोशंस, स्पीच। ठीक है, ये सब किस में है? फोर ब्रेन में। इट इज़ द मेमोरी हाउस। मेमोरी हाउस। ठीक, जितने भी आपके साथ इवेंट्स हुए हैं आपने उनसे क्या सीखा, ये आपके फोर ब्रेन में
रिकॉर्ड होता है और आपकी बॉडी आगे फिर उसी तरह से प्रोसेसिंग करती है उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए। अब जो ये बेटा सेरिब्रम है, इसके ऊपर एक थिक लेयर होती है ग्रेइश कलर की, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स क्या है? इसको मेनली एसोसिएट किया जाता है 5 सेंसेस से। जो भी मैसेजेस, सेंसरी मैसेजेस ब्रेन के अंदर जाते हैं वो पहले कॉर्टेक्स में जाते हैं और उनको फिर आगे प्रोसेसिंग के लिए फर्दर भेज दिया जाता है सेरिब्रम के पास। सेरिब्रम के पास बॉडी उसको, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और जो भी रिस्पॉन्स देना है वो प्रोसेसिंग के बाद मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ऑर्गन तक भेज दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर बात आती है मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन होता है मास्टर कोऑर्डिनेटर। मेनली इसका काम होता है फोर ब्रेन में और हिंड ब्रेन में कोऑर्डिनेशन करवाने का। ठीक है। देन देयर इज़ हिंड ब्रेन, जो पीछे का हिस्सा है ब्रेन का। इसके बेटा 3 मेन पार्ट्स हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। सेरिबेलम जो है ये बैलेंसिंग और मूवमेंट में काम करता है, कोऑर्डिनेशन में काम करता है और इसको जो है लिटिल ब्रेन भी बोला जाता है बिकॉज इट रिजेंबल्स द कॉन्वोल्यूशंस और कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर्स ऑफ द फोर ब्रेन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर बात आती है पोन्स की और मेडुला की। पोन्स और मेडुला को इकट्ठा जब हम कंसिडर करते हैं तो ये बनाते हैं बेटा ब्रेन स्टेम। और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जितने भी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं वो कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन स्टेम कंट्रोल करती है, यानी कि पोन्स और मेडुला के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ऑटोमेटिक फंक्शंस कैसे? जैसे ब्लड में जो है शुगर लेवल हाई हो गया है तो उसके रिस्पॉन्स में इंसुलिन ज़्यादा निकलनी चाहिए बॉडी में, पेनक्रिया से ज़्यादा इंसुलिन सिक्रेट होनी चाहिए। तो ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है ना, कहाँ से जनरेट होगा बेटा? ब्रेन स्टेम से जनरेट होगा। फॉर एग्जांपल, आपका बीपी लो कर रहा है, आपका बीपी लो हो रहा है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है आपकी वेसल्स पे वो कम है, यानी कि हार्ट को ओवर फोर्स के साथ ब्लड को पंप करने की ज़रूरत है। तो ये मैसेज हार्ट को कौन देगा? कौन सा पार्ट देगा ब्रेन का? ये हिंड ब्रेन का पार्ट देगा कि हार्ट जो है प्रेशर के साथ ब्लड को जो है ब्लड वेसल्स में रिलीज़ करे या भेजे ताकि बीपी नॉर्मल आ सके। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि स्लीप साइकिल जो है उसको क्या बोलते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है बेटा जो इस स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। ठीक है, एक बार ये आज का लास्ट टॉपिक है, ब्रेन का स्ट्रक्चर देखिए। यहाँ इस तरह से इजी रहेगा आई थिंक। ये सेंटर में बेटा ब्रेन है। ब्रेन क्या है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके चारों तरफ लेयर्स हैं। सबसे बाहर क्या है? बोन है जिसको बोलते हैं क्रेनियम। उसके बाद अंदर 3 लेयर्स हैं जिसको बोलते हैं, जो बाहर की तरफ है उसको बोलते हैं, क्रेनियम की तरफ वाली को ड्यूरा मैटर, उसके बाद बीच वाली को बोलेंगे आर्कनोइड मैटर, और जो सबसे अंदर की तरफ है वो ब्रेन की सरफेस के साथ जुड़ी हुई होती है, अटैच्ड होती है, और इसको बोलते हैं पिया मैटर। क्या बोलेंगे? पिया मैटर। ये तीनों लेयर्स जब कंबाइन करके कंसीडर की जाती हैं तो इनको मेनिंजाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिंजाइज। इन्हीं लेयर्स में जब सेरिब्रल फ्लूइड ख़त्म हो जाता है, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो जब ख़त्म हो जाता है तो आपस में बेटा फ्रिक्शन होने की वजह से पेन होना शुरू हो जाता है हेड में, और उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। याद रखना, जब भी आइटिस वर्ड लग जाएगा किसी चीज़ के पीछे बॉडी में तो वो क्या हो जाएगा? यानी कि वहाँ इरिटेशन हो रही है, पेन हो रहा है। ठीक है। फिर बात करते हैं हम फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन में सबसे ज़्यादा कन्वर्जन्स होती हैं, मेमोरी हाउस होता है ये बॉडी का, सेरिब्रम इसका मेन पार्ट है और कॉर्टेक्स होता है यहाँ। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया ना पिया मैटर, बेटा इसको रिमूव कर पाना बिना ब्रेन के सरफेस को डैमेज किए इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये ब्रेन के साथ स्टिक हुई हुई होती है। कौन सी लेयर? पिया मैटर। फोर ब्रेन बता दिया है मैंने आपको। ये मिड ब्रेन है, ये वाला एरिया, ये जो ये दिख रही है ना स्टेम, ये क्या है? ये मिड ब्रेन का पोर्शन है। मिड ब्रेन के नीचे क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस मिड ब्रेन को सिग्नल्स भेजता है जो कि फोर ब्रेन तक आ रखे होते हैं। ठीक है। इसी के साथ में यहाँ बाहर की तरफ क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अपने खुद के फंक्शंस हैं, आप उसके बारे में स्टडी करोगे और फिर हम इसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर बेटा देखो, ये यहाँ है पोन्स और ये है मेडुला। हमने पढ़ा था पोन्स और मेडुला टुगेदरली फॉर्म द ब्रेन स्टेम ऑफ द हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के
पार्ट हैं पोन्स और मेडुला, और ये इकट्ठे जब एसोसिएट किए जाते हैं तो क्या बोला जाता है, इनको ब्रेन स्टेम बोला जाता है। ये जो आप देख रहे हो ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये सेरिबेलम है एंड इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, ऑटोमेटिक फंक्शंस कौन कंट्रोल करेगा, पोन्स एंड मेडुला। बैलेंसिंग कौन कंट्रोल करेगा, सेरिबेलम। तीनों किसके पार्ट हैं, हिंड ब्रेन के पार्ट हैं। एंड लुक, ये जो ब्रेन स्टेम है ये कन्वर्ट हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के लोअर पार्ट से लेके सेक्रम जो हिप बोन है हमारी वहाँ तक रन करती है। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर है। जो भी डाउट्स हैं यू कैन कंसल्ट मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू।